हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक स्टडी। और आज हम 5 मार्च सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं उनका बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर आपको बताया जाएगा। यदि आप इससे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर प्रमुख रूप से जोर दिया गया था? ठीक है, तो कौन सी दूसरी पंचवर्षीय योजना पर? दूसरी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसका जो कार्यकाल था 1956 से लेकर 1961 तक था। और इसमें जो है तेजी से औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था। ठीक है, तो इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर भी जोर दिया गया था, ध्यान दिया गया था, तथा इस योजना में जो थी महालनोबिस मॉडल का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया था? ठीक है, तो डेट पूछी गई थी, इसमें आपको राइट आंसर लगाना था 7 सितंबर 1931, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो थे वो 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 के बीच में उन्होंने भाग लिया था गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। और यह जो गोलमेज सम्मेलन जो थे वो लंदन में आयोजित हो रहे थे। ठीक है, और इस सम्मेलन में उनकी भाग लेने की वजह भी क्या थी? देखिए, तो वजह जानना बहुत जरूरी है। तो जी उन्होंने 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और ब्रिटिश बादशाह लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, और इस समझौते के बाद गांधी जी को लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में आने के लिए कहा गया था। ठीक है, भारत का सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गया था, वो आपके कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुए थे उनमें भाग लिया था। ठीक है, और देखिए पहला जो गोलमेज सम्मेलन आपका था 1930 में, दूसरा आपका 31 में, और तो जो तीसरा हुआ था वो 1932 में हुआ था। ओके, लंदन में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसल कब बोई जाती है? ठीक है, तो रबी की जो आपकी फसल है वह अक्टूबर और दिसंबर के महीने में बोई जाती है। ठीक है, रबी की जो फसलें होती हैं अक्टूबर और दिसंबर के बीच बोई जाती है। और इसकी जो कटाई है वो अप्रैल और जून के बीच होती है। रबी की फसलों के बारे में दी जाती हैं, तो देखिए रबी की जो फसलें होती हैं वो ठंड के महीने में बोई जाती है अधिकतर। ठीक है, ठंड का मौसम होता है उसमें। और देखिए इनकी रबी की जो फसलें कौन कौन सी, गेहूँ आपकी रबी की फसल के अंतर्गत आती है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, अलसी है। ये आपकी जितनी भी फसलें यहाँ पे दी गई हैं ये सारी रबी के अंतर्गत आती हैं, रबी की फसलें कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक का नियम किससे संबंधित है? ठीक है, तो हुक का नियम जो है वो किससे संबंधित है? ये जो है किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल और उसके विस्थापन के बीच के संबंध को बताता है। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन लगाना था। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, जो इस नियम को जो ब्रिटिश भौतिक शास्त्री रॉबर्ट हुक ने 17वीं ईस्वी में विकसित किया था। और किसी लोचदार पिंड पर ये जो कहता है, देखिए ये जो हुक्का नेम कहता है कि किसी लोचदार पिंड पर लगाया गया बल उस पिंड को खींचने या दबाने की दूरी के समानुपाती होता है। भार हटाने पर वस्तु अपने मूल आकार में वापस आ जाती है, और इसको ही प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक है, और प्रतिबल जो होती है विकृति के समानुपाती होती है। प्रतिबल का फार्मूला भी पूछा जा सकता है, प्रतिबल प्रति विकृति बराबर नियतांक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं? ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सभी का बिल्कुल राइट ही होगा। इसमें कौन आता है, किसे कहते हैं सिलिकॉन सिटी? तो बंगलुरु को कहते हैं। ओके, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सभी का, जिसने भी लगाया होगा बंगलुरु। तो बंगलुरु कहाँ है? देखिए ये एक है कर्नाटक राज्य का एक बंगलुरु शहर है, और भारत की जिसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और ये जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए एक केंद्र है, और केंद्र बेंगलुरु को स्टार्टअप राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके साथ साथ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से देख लेना आ सकते हैं किसी भी एग्जाम में। बंगलुरु को भारत के सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु में कई अंतर्राष्ट्रीय आईटी कंपनियां हैं, और यह जो है वैश्विक प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप हब के रूप में भी उभरा हुआ है। ठीक है, और बेंगलुरु जो है अर्धचालक उद्योग के लिए भी एक केंद्र माना जाता है, इसलिए इसको कहते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है, तो वर्तमान में पूछा गया था, इसमें आपको लगाना था विजय किशोर राहटकर। ठीक है, तो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय किशोर राहटकर। ओके, देखिए उन्हें जो है विजय किशोर राहटकर को ला अवार्ड और राष्ट्रीय साहित्यिक परिषद से सावित्रीबाई फुले पुरस्कार सहित कौन अन्य कई भी सम्मानित पुरस्कार उनको मिल चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल सिंह कब राष्ट्रपति बनी थी? ठीक है, देखो प्रतिभा पाटिल से संबंधित राष्ट्रपति से संबंधित हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो राष्ट्रपति के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लेना। ठीक है, राष्ट्रपति महिला और पुरुष के बारे में देखिए, इनको जो बनाया गया था वो बनाया गया था 25 जुलाई 2007 को। ठीक है, श्रीमती प्रतिभा देवी जो पाटिल हैं उनका जन्म 9 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले के नांदगांव में हुआ था। और श्रीमती जो पाटिल है उनको 25 जुलाई 2007 को भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में इनका नंबर भी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रथम राष्ट्रपति है तो इनका नंबर अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए, 12वें नंबर की राष्ट्रपति ही है। ओके,
और वह जो है प्रतिष्ठित पद पर निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका आया था। तो भारतीय संविधान की जो आपकी चौथी अनुसूची है वो आपकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें आपको यह सीटों के आवंटन से संबंधित है। ओके, का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही आपका जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 80 के अनुरूप है। इस अनुसूची में ये प्रावधान है, देखिए, हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में चुने जाने वाले राज्यसभा जो है सदस्यों की संख्या तय की गई है इस अधिनियम के जरिए। और ये जो है भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें आबादी के हिसाब से तय की जाती हैं। ओके, ज़्यादा आबादी वाले राज्यों को कम आबादी वाले राज्यों की तुलना में ज़्यादा प्रतिनिधि सीटें मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? ये भी क्वेश्चन आया था आपका। तो इसमें आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा घग्गर और तीस्ता नदी। बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसने भी इसका लगाया होगा। ओके, जो गंगा नदी आपकी है भारत की सबसे बड़ी नदी है और गंगा नदी आपकी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है और जो गंगा नदी आपकी है वो देव प्रयाग में से अलकनंदा में मिलकर गंगा नदी बन जाती है। ओके, और आपकी जो गंगा नदी है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है तथा गंगा नदी आपकी सागर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, गंगा की सहायक नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछा, देखो इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पिछले शिफ्ट में पूछा गया था, गंगा की लंबाई पूछी गई थी तो 2525 किलोमीटर होती है। ओके, और अगले भी गंगा नदी से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो अगला आपका जो क्वेश्चन बनने की सर्वाधिक संभावना है वो उनकी सहायक नदियों से है। सहायक नदियाँ जरूर पूछी जाएंगी। ठीक है, तो अच्छी तरह से देख लेना। रामगंगा होगी, गोमती होगी, घग्गर होगी, आपकी घाघरा होगी, गंडक होगी, कोसी और महानदी क्या है, गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, सर्वाधिक किस क्वेश्चन की बनने की संभावना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में पुलिकट झील स्थित है? ठीक, तो भारत के किस राज्य में पुलिकट झील स्थित है? तो ये आपकी स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, पुलिकट झील स्थित है। पुलिकट झील जो है भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित है तथा ये कोरोमंडल तट पर स्थित है। ओके, इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो देखिए आपकी जो है पुलिकट झील, ये चिल्का झील के पास जो है दूसरी चिल्का झील के बाद जो है दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। देखिए सबसे बड़ी, अगर खारे पानी की सबसे पहली झील पूछी है तो कौन सी सबसे बड़ी झील आपकी चिल्का है और दूसरे नंबर की झील आपकी कौन सी है? ये आपकी पुलिकट झील सबसे बड़ी बड़ी दूसरे नंबर की खारे पानी की झील है। और यह जो आपकी है यह झील आंध्र प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग से तमिलनाडु राज्य के निकटवर्ती हिस्से में फैली हुई है। यह झील आपकी प्रवासी पक्षियों सहित अपने समृद्ध जैव विविधता के लिए जानी जाती है और इसके साथ साथ यह जो झील आपकी स्थानीय मछुआरों के लिए आजीविका का एक स्रोत भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आया तो इसमें आपको राइट आंसर लगाना था गुजरात। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका गुजरात है वो 2023 और 24 के दौरान गुजरात ने 9,056.99 हजार गांठ यानी कि कपास का उत्पादन किया था। और जो प्रत्येक गांठ होती है 137 किलोग्राम की होती है। प्रत्येक गांठ यानी कि 1 क्विंटल 70 किलो की होती है। और कपास के उत्पादन के लिए जरूरी बातें उनको भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कपास की जो फसल है वो गर्म मौसम में पनपती है और इसके लिए आदर्श रूप से 21 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान और जल निकासी वाले दोमट मिट्टी की जरूरत होती है। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नमी धारण करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कितना था? ठीक है, तो भारत का स्थान इसमें पूछा गया तो इसमें आपका लगा 39। ओके, देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारतीय नवाचार इंडेक्स में जो है सूचकांक में तो जो भारत का था रैंक वो थी 39वां रैंक था। ठीक है, और यह जो है भारत इस सूचकांक में भारत को जो है 0.644 अंक दिए थे मिले थे। ठीक है, और भारत को जो है मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। ओके, इसके बारे में देख लीजिए, जो भी एक इम्पोर्टेंट इंडेक्स है इनके बारे में पूछा जा सकता है। देखिए ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 29वीं रैंक है। उसके बाद मानव विकास सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो इसमें आपकी 13वीं रैंक आती है। सो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक यदि पूछी है तो आपकी 84 रैंक इसमें आती है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक जो कि पूछा जा सकता है इसमें भारत की रैंक आपकी 39 है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में यदि भारत की रैंक पूछी है तो 42वें नंबर पे है, पायदान पर। उसके बाद में आपकी विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की जो रैंक है वो 126 में है नंबर पे आती है। उसके बाद विश्व प्रसन्नता सूचकांक रिपोर्ट में भारत की रैंक आपकी इसमें भी 126 नंबर पे ही आती है।
ओके, सारे इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 96 नंबर पे आती है। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, आतंकवाद से होने वाली मौतें जो है 2023 में जो 22% बढ़कर 8,385 हो गई हैं। देख रहे कितना बड़ा आतंकवाद बढ़ रहा है। ओके, 22% बढ़ा है आतंकवाद 2023 के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी? ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली कैबिनेट महिला मंत्री थी, उनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर। तो राजकुमारी अमृत कौर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और वे जो हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता और संविधान सभा की सदस्य भी थी। तो वे जो थी कपूरथला के राजा हरनाम सिंह की पुत्री थी। ओके, और वे जो है कांग्रेस के टिकट पर मध्य प्रांत और बरार प्रांत से संविधान सभा से चुनी गई थी। इसके साथ साथ वे जो है विधानसभा की मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति की प्रमुख सदस्य भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते को और किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो गांधी इरविन जो समझौता है उसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, जिसने भी लगाया होगा। देखिए, ये जो आपका समझौता है वो गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय जो इसमें लॉर्ड इरविन थे उनके बीच हुआ था। और ये आपका जो समझौता है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, इस समझौते का मकसद क्या था? ठीक है, इसका जो उद्देश्य था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करना। ठीक है, इसके साथ साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा देश में पनप रहे राष्ट्रवादी आंदोलनों को भी रोकना, इसका भी एक मकसद था, एक लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागा दावा किस राज्य का त्योहार है? ठीक है, तो आपका जो सागा दावा है वो सिक्किम राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। कहाँ का? सिक्किम राज्य का। जो ये जो है सिक्किम के सबसे बड़े और प्रसिद्ध त्योहारों में एक है। ठीक है, और यह जो आपका त्योहार है वो महायान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं ये लोग। ठीक है, और ये आपका जो त्योहार है तिब्बती बौद्धिक कैलेंडर के चौथे महीने के 15वें दिन को मनाया जाता है तथा जो तिब्बती भाषा में सागा का मतलब होता है चौथा और दावा का मतलब होता है महीने। और ठीक है, महीना होता है। इस दिन को जो है ट्रिपल ब्लेड फेस्टिवल की कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और इस दिन जो है भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और परिनिर्वाण का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? ठीक है, तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर पूछे गए थे। ठीक है, तो इसमें आपको राइट आंसर लगाना था संजय मल्होत्रा। जिसमें लगाया होगा उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और इन्होंने जो संजय मल्होत्रा थे इन्होंने जो शक्तिदास की जगह ली है। जो जो थे शक्तिदान साहब जिन्होंने 6 साल अपने पद पर बने रहने के बाद रिटायर हुए थे, उनकी जगह इन्होंने ली थी संजय मल्होत्रा ने। ओके, जो रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था। ठीक है, रिजर्व बैंक की कार्यालय की स्थापना थी पूछे प्रारंभ में कोलकाता में थी। उसके बाद में इसको स्थानांतरित करके 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में बनाया गया था। ओके, जो भारत रिजर्व बैंक जो अधिनियम है 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, रिजर्व बैंक की स्थापना। ओके, ये भी आपको याद रखना, पूछा सकता है। दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये वाला भी। ठीक है, इसकी अधिनियम भी पूछा जा चुका है और इसकी स्थापना भी पूछी जा चुकी है। ओके, और अगला क्वेश्चन जो है इसकी जो है कार्यालय पूछे जाने की सर्वाधिक उम्मीद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का भाग 7 किससे संबंधित है? ठीक है, तो संविधान का जो भाग 7 है वो पहली अनुसूची के भाग बी से संबंधित है। ठीक है, पहली अनुसूची के भाग बी जो थे उसमें संशोधन किया था उससे संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इसे जो है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के जरिए निरस्त कर दिया गया था। ये जो है संविधान का एकमात्र ऐसा भाग है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया था। और इस भाग में जो है एक अनुच्छेद था, वो आपका अनुच्छेद है अनुच्छेद 238। देखिए कि जो आपको जो भाग बी है, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है? देखिए, ये जो था भाग बी, इसमें था राज्य में पूर्व रियासतें और रियासतों के समूह जो था उसको जो है हटा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया है? ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट, सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ होगा स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने। ठीक है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अधिकांशतः एक सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। ओके, देखिए इन्होंने जो है देखिए जो आपके दयानंद सरस्वती थे उन्होंने वेदों में अनुवाद किया और सत्यार्थ प्रकाश, वेदभाष्य भूमिका और वेदभाष्य नामक पुस्तकें भी लिखी। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाशन की बहुत ही फेवरेट, बहुत ही चर्चित पुस्तक है, कई बार पूछी जाती है। ठीक है, उन्होंने जो है कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म और संन्यास को अपने दर्शन का आधार बनाया तथा उन्होंने 1875 ईस्वी में बॉम्बे में आर्य समाज की भी स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है? ठीक है, तो कौन सा द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है? देखिए, जो आपके ऑप्शन में कोर्टिंग कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगाती हो गए, अमीनी हो गए, एंड्रोट हो गए,
बंगाराम हो गया, बिटरा हो गया, चेतलाम हो गया, कदमत हो गया, कल्पेनी हो गया, किल्तान, मिनिकॉय, लोकाद्वीप जैसे जो द्वीप हैं वो लक्षद्वीप में स्थित है। ठीक है, इनमें से आपका एक ऑप्शन होगा। ऑप्शन में यदि आप एक क्वेश्चन को जानते हैं तो कमेंट में जरूर भेजें। ठीक है, यदि आपको लगता है इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है तो कमेंट में एस जरूर लिखें। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।